प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई उसके नतीजे में हमें ये पता चला कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं और मामलात हल हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल मौजूद हैं कि क्या इनमें जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जहाँ से बुनियादी तौर पर यह मामला इनिशिएट हुआ था और ये ग्रुप वजूद में आया था, क्या वो भी हल हो गए हैं? क्या वो उसका ताल्लुक़ वज़ीर आला के साथ था? वज़ीर आला से मुलाकात से वो कैसे हल हो गए? एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी जो है उसने या जो अली ज़फ़र साहब ने रिपोर्ट पेश करना थी, वो रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई, तो उससे पहले मसाइल हल कैसे हो गए? क्या कोई आउटस्टैंडिंग इशू अब भी है? सबसे पहले तो हम इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम में, फिर हम देखेंगे कि चौधरी निसार साहब जो हैं क्या वो हल्फ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। 24 तारीख को उनके हल्फ उठाने की खबरें हैं। अगर उठा रहे हैं तो क्या सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए उठा रहे हैं या इससे बढ़कर उनको कोई किरदार मिला है? इस पर बात करेंगे। और तीसरा, आज यौम फ़लस्तीन मनाया गया, मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीज़ फायर मुआहिदा होने के बावजूद भी दोबारा से वहाँ पर कशीदगी देखने में आई है और इसराइली फोर्सेस की तरफ से दोबारा हमला हुआ है। अब ये मामला किस तरह से अंजाम को पहुँचेगा और अगर सीज़ फायर हो जाता है और या हो चुका है तो इसमें जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ, मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। उन्हीं से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नज़ीर चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बुनियादी मसाइल कौन से हैं जिसके बारे में आपने कहा है कि ये मसाइल हल हो गए हैं, यानी 1, 2, 3 करके कौन से निकात वज़ीर आला के सामने रखे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जितने भी आपके जितने हमने नाम गिनाए, और जान साहब, शाद साहब, पवन साहब और आप सब, स्पेशल मेरे सब सीनियर दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और हमेशा मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको इज्जत भी दे। थैंक यू। लेकिन जी आज ये उसी के तनाज़ुर में था कि जो हमने पिछले दिन आवाज़ उठाई थी कि पंजाब के अंदर जो सीएम पंजाब साहब हैं वो हमारा बेशुमार लोगों का जो है उनके मसाइल हैं, और अभी क्योंकि जेकेटी ग्रुप का एक ग्रुप तो बन गया है जहांगीर तरीन साहब, जहाँ पर उनकी ज़ात से रिलेटेड इशू था वो तो हम पीएम साहब से हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएम साहब से जब लास्ट दफ़ा मिले थे हम, तो उसमें हमारा यही सारा ग्रुप गया था 40 रुकनी, और उस वक्त सबके नाम लिखे गए थे और सबको एक एक बंदे को कॉल की गई, 32 MPs और 8 MNS को। ये 40 की 40 कुर्सियाँ वहाँ लगी। ये 40 लोग वहाँ पीएम साहब के सामने मौजूद थे, क्योंकि एक एक बंदे को उन्होंने बुलाया के सबसे मुलाकात भी की थी, और उसमें सब ने यही बात की थी कि सर आप जो फैसला कर रहे हैं बस हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, साहब ने वहाँ पर क्लियर कैटेगोरिकल एक बात कही थी कि मैं ना तो इस फैसले या ये मत मुझसे समझे कि मुझे को ब्लैकमेल कर लेगा और मैं किसी के दबाव में आऊंगा, लेकिन ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी सूरत आप लोगों से ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। अब इस फैसले को मैं खुद देखूंगा, इस मामले में खुद देखूंगा कि मसला है क्या। सही। और यही वजह थी कि जिसपे अल्लाह का शुक्र हम बहुत मुतमिन होकर के वहाँ से आए। अब रही बात यहाँ तक जहाँ तक पंजाब की, आपने आज वज़ीर पंजाब ने जो मुलाकात की है, जी हाँ, उसमें उसके बाद जब वज़ीर से मिलकर हम आए, उस ग्रुप तो में 3 हो गया बने हुए, तो काफी हमारे दोस्त ऐसे थे जिनको शक पे शिकायत थी। एक दो दोस्त में तो पर्चे भी हुए थे, जैसे हमारे खुरम साहब हैं, खुरम लगारी साहब हैं, और नौजवान हमारा दोस्त है, और इस तरह से का दोस्त और थे जिनको अपने एरियाज में इश्यूज थे बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम पे और उसी बात पे फिर हमने ये बात स्टैंड लिया था कि सीएम साहब तो हमारी बात सुनने नहीं रहे। अब उन्होंने थोड़ा सा, ये आप लोगों की मेहरबानी है, आपके मीडिया के दोस्तों की, जिन्होंने खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया, हमें भी वज़ीर आज़म MPA बनाया, और हमारा आपका मीडिया का पूरा किरदार था एक नई हुकूमत लाने में। इसमें बुनियादी तौर पर सर आपके अपने अपने हलकों में जो मसाइल थे उनको हल करने की आज यकीन दहानी कराई गई है, दैट्स इट। बेसिकली यकीन दहानी तो कराई गई है, लेकिन ये 1 महीने का टाइम डिसाइड, 1 महीने के अंदर अगर आप जो हम लोग कह रहे हैं चीजें, ये ना हो कि बजट के बाद हम फिर हमारा बुरा असर हो। देखिए बेसिकली हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और इमरान खान ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई जिंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन इसमें यह भी नहीं हो सकता, क्या आज जहांगीर तरीन साहब का मामला भी जेर बहस आया? नज़ीर चौहान साहब, सर यहाँ बनता नहीं है ना, जहांगीर तरीन नहीं बनता, मामला इनसे है नहीं, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि हमने एक DS सीएम पंजाब ने DS हमें अनाउंस कर दिया जहांगीर तरीन साहब के सारे लोगों के लिए कि जो भी मसाइल होंगे आपके,
ये डिप्टी सेक्रेटरी जो है आप इनको बताएंगे हाँ। और ये तमाम इश्यूज आपके फौरन हल अगर नहीं होते फिर आप मुझे बताएं। अच्छा, ये आपने एक और टीवी शो में नजीर साहब ये कहा कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो नाअहल आदमी हैं, वो नालायक हैं, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आपने कहा। क्या अब भी आपकी उनके बारे में ये राय है कि आज आपकी उनसे मुलाकात होने के बाद राय बदल गई है? देखिए, मैं जब उनको मिला था तो मैंने उन्हें कहा था जी कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिल में आपके अच्छे बात नहीं, ठीक है। और मैं आपको इस पॉइंट में मिल रहा हूँ क्योंकि आप तरीके इंसाफ के आप सीएम हैं। ये आपने कहा आज उनको? हाँ जी, मैं झूठ नहीं बात करता था सर, मैं मुंह पे बात करता। और ये सारे मेरे दोस्त बाकी के साथ बैठे थे, तो मैंने कहा जी मेरे दिल में मुनाफिकत नहीं है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होते हैं वो मुनाफिकत नहीं करते। मैं आपके मुंह पे कह के जा रहा हूँ मेरा दिल साफ नहीं है आपसे, उसकी वजह कि 2.5 3 साल मेरे गुजर गए हैं और अब रह गया आपके पास 2 साल। इन 2 सालों में हमने साबित करना है और फिर आप एक मौका को आपने बुलाया, हम आ गए हैं। तो अब दिल साफ करके उठे हैं या नहीं उठे सर, ये बताएं ना चौहान साहब। सर आज के दिन तो सब दिल साफ करके उठे हैं। दिल तो हमारे साफ उस वक्त हो जाएंगे जब लोगों को मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। नजीर चौहान का दिल उस वक्त साफ होता है जब लोगों के मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। 12 करोड़ अवाम जो है वो आज सीएम साहब के साथ है। सीएम साहब जो हमारे सीएम पंजाब है 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है भाईजान, तो मेरा दिल की क्या औकात है उसमें। लेकिन ये है कि लोगों के मसाइल आने शुरू हो जाए, मैं खुशी खुशी, क्योंकि मेरी तरीके इंसाफ की इज्जत बनेगी, खान साहब की इज्जत बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है चौहान साहब जी, इरशाद आरिफ साहब जी। चौहान साहब, बात यह है कि ये हल्के के मसाइल हल होना या 2 MPs 3 MPs पर जो मुकदमात हैं ये वापस होना, ये कोई अवामी इशू नहीं है। ये बहरहाल उन MPs का ज़ाती इशू है, मैं तो इसको ज़ाती ही कहूँगा। सीएम पंजाब के बारे में जो आपकी राय थी या लोगों की राय है और आपके वर्कर्स की राय है वो ये है कि जी उन्होंने 2.5 पौने 3 साल में डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ पंजाब में मुश्किलात का शिकार है। 3 इलेक्शन हाल ही में वो हारी है। तो आपका ख्याल है कि आज की मुलाकात के बाद सीएम पंजाब की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, अगले 2 साल में डिलीवर करेंगे, या मामला इसी तरह रहेगा और फिर आपको महीने 2 महीने बाद दोबारा खड़ा होना पड़ेगा? सर मैं देखिए अल्लाह की अगर उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव साइन रहना चाहिए, और मेरा अल्लाह की अगर उम्मीद है कि 1 महीने को वादा किया मानता कि 1 महीने में आपको तब्दीली नजर आएगी। अब वो क्या तब्दीली दिखाते हैं, महीना भी गुजर जाएगा, जहाँ 3 साल गुजरे हैं तो महीना में और गुजार लेते हैं उनकी इस यकीन दहानी पे। जब उनसे बैठे हैं उन्होंने सारी हमसे बात की, महीना तो कौन सा दूर है सर। ये अगर तो उनको हमने बात कही क्लियर कि ये मत सोचे कि हम आपको बजट तक के लिए प्रेशर लेके, आप समझ रहे हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमारी तरीके इंसाफ है, हमने अपने तरीके इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है साहब। मैंने उनको ये लफ्ज़ बोला था और ये भी कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा चौहान साहब, ये डेडलाइन जो है चौहान साहब, ये बजट से पहले ख़त्म हो जाएगी या बजट मंजूरी के बाद ख़त्म होगी? आपकी जो 1 महीने की, मेरे ख्याल से बजट से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर 12 जून को बजट है ना गालिबन? नहीं, मंजूर तो नहीं हो जाएगा। हाँ, तो 12 को तो शुरू होगा। चलें, अच्छा हाँ सही है। लेकिन सर मेरा ख्याल यही है कि लोगों को 2-4 अच्छा, मैं एक सवाल सर आपसे और करना चाहता हूँ और फिर बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ, और वो ये है कि ये तो तासुर ये जा रहा है कि आप जहांगीर तरीन के नाम पर खड़े हुए, और जब आपने देखा कि हुकूमत या पंजाब हुकूमत आपकी स्ट्रेंथ बन गई है तो आपने जहांगीर तरीन के नाम का फ़ायदा उठाते हुए अपने ज़ाती मसाइल या अपने हल्के के मसाइल हल कराने के लिए आ गए। जहांगीर तरीन इशू पीछे रह गया, आपके मसाइल की फहरिस्त जो है उसमें इजाफा हो गया। अच्छा सर देखिए, बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब, अल्लाह करे कि सीएम साहब इस काबिल हों कि वो तरीन साहब का मसला भी हल कर सकें। ये तो पंजाब की गवर्नेंस का मसला हल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तरीन साहब का मसला इनका नहीं है मसला भाई। तरीन साहब का मसला पीएम साहब के हम नोटिस में दे के आए हैं, वो जिन्होंने एक पूरा बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है करप्शन के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, उनको हम ये बाबर करने की कोशिश करेंगे। सर इनका केस कुछ और है, इनके जो 3 FIR कटी हैं वो कटी हैं 8 से 10 साल पुरानी, और ये नई FIR नहीं है सर। और यही वजह है कि जब अपना पीएम साहब को पता चला कि क्या कि 8 से 9 साल पुरानी FIR पे मुझसे सारी बात की जा रही है, तो मकसद कहने का उस दिन उनको समझ आई कि हमने जब एक्सप्लेन किया कि सर ये FIR पढ़े, डेटा देखे कौन। और सर ये आज हमें कह रहे हैं चीनी, और जब से तरीन साहब को आपने फारिग किया है उस वक्त 70 रुपए चीनी थी किलो, उसके बाद फिर क्यों 100 से ऊपर क्यों गई? फिर तो उस वक्त कंट्रोल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तरीन साहब बिल्कुल सही। चले बिल्कुल सही है। आज के तमाम मामला का जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं था। बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब, आपने वक्त दिया। अब औरिया साहब, अब मसला ये है, या लगता ही है ये पैदा होता है कि इस ग्रुप का नाम जहांगीर तरीन ग्रुप क्यों है?
क्योंकि इनके तो ऐसा लगता है कि अपने अपने इश्यूज थे और सारे इश्यूज के लिए फिर ये इकट्ठे हुए हैं और ये जहांगीर तरीन के नाम पर इकट्ठे होकर बाकी मसाइल को हल करवाने के लिए वज़ीर आला से मिल रहे हैं, यानी दबाव वज़ीर आला पर किसी और चीज़ का डाल रहे हैं और नाम है जहांगीर तरीन ग्रुप। तो ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। देखें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे जिसे कहते हैं चौंका देने वाली चीज़ थी पंजाब का सीएम, क्योंकि कोई शख्स भी ये चीज़ जो थी ये ना नाम एक्सपेक्ट कर रहा था ना कुछ और। खुद इमरान खान साहब को कम से कम 3 सालों के अंदर 100 दफ़ा बताना पड़ा कि ये बहुत अच्छा आदमी है और ये बहुत कारकर्दगी दिखा रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो उसकी गुर्बत शुरबत का कहा गया कि ये गरीब है, इसकी बिजली नहीं है, सब कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो अमूमन ये होता है कि जब हमारे यहाँ वो होते हैं ना साइल जो कि कचहरियों में आते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं यार बहुत बहुत मस्कीन आदमी है, इसकी सुन लें, इसकी दरख्वास्त सुन लें, ये अच्छा है, इसने कभी ज़िंदगी के अंदर DC का चेहरा नहीं देखा, इसने कभी तो इस तरह की बातें हमेशा इस वक्त की जाती हैं कि कॉम्पिटेंस का कोई एक लफ्ज नहीं बोला गया जिस वक्त उनको लगाया गया। सिर्फ एक कॉम्पिटेंस थी कि इसने गुर्बत देखी हुई है। अब गुर्बत जो है वो बुनियादी तौर पर कॉम्पिटेंस है, उनको बताना पड़ा बार बार। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का, मैं ये समझता हूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की वाली सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान में ऐसी अपोजिशन हमेशा रही है। अयूब खान ने जब एक असेंबली बनाई थी तो आप अरशाद आरफ साहब बुजुर्ग हैं और ये जानते होंगे कि उसका अपोजिशन लीडर पता है कौन था? सरदार बहादुर खान, जो अयूब खान का सगा भाई था। आप हैरान होंगे सुन के कि वो अपोजिशन लीडर था और उसका वो शेर बड़ा मशहूर हुआ था, उसने जब पढ़ा था शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, लेकिन अपोजिशन चलती थी, लोग अपोजिशन समझते थे। ये जो सैफुल्लाह वाली अपोजिशन है ज़ियाउल्लाह के ज़माने में ये बनाई गई थी, ज़ियाउल्लाह की अपोजिशन जो है वैसी थी, होम्योपैथ किस्म की अपोजिशन। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की जो अपोजिशन है एक कुशन क्रिएट किया गया है एक PDF और उसकी अपोजिशन के दरमियान में। और ये जो मुतालबात होते हैं ये मुतालबात बात है उस मसला यह है कि वो पियामन भाई जो है वो तो है। अब बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की अगर कभी खुदा न खास्ता इमरान खान की हुकूमत जो है वो लेट डाउन हुई या उसको इलेक्शन में नाकामी हुई तो एक जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा वो उस्मान बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप होगी। और ये बड़े बड़े लोग समझते हैं और वो लोग जो कि पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखते हैं, जिनको पता है कि हमने कल को जाना है वहां पर दफ्तरों में। क्योंकि एक याद रखें, मैं बात खत्म करता हूं कि पंजाब का जो मिजाज है वो डिलीवरेंस का मिजाज नहीं है। पंजाब का जो मिजाज इस किस्म का है शोशा का मिजाज है। पंजाब के जो लोगों का मिजाज जो है वो एक जिसे कहते हैं दिखावे का मिजाज है। जिस वक्त ये मरी की रोड बनाई थी नवाज शरीफ ने तो एक महफिल में बैठे हुए किसी ने कहा कि आपने ये क्या बनाई है, उसने कहा देखो बात सुनो, कोई बंदा नहीं देखता उसके घर में आटा पहुंचा है, रोटी पहुंची, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन वो कराची से एक बंदा जो अपनी फैमिली को लेके आया है पिंडी पे और पिंडी में आके उसने देखा है कि मैं पहले 3.5 घंटे में मरी पहुंचा था, अब मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, तो वो कहेगा जब मियाँ साहब ने कमाल करता हुआ जी क्या बात, कहता वो मेरा सफीर होके वापस जाएगा। ये मोटरवे ये सारी चीजें क्या है, हम जाके मर्सिडीज गाड़ी रोकते थे लोग जो थे, मैं इस्लामाबाद में था और 20 रुपए का टिकट लेके उस रोलर कोस्टर में बच्चों को सैर करा के वापस आते। देखो हमने कभी नॉर्वे में ऐसी चीज देखी थी, अब यहाँ पाकिस्तान में भी है। हाँ, बुज़दार साहब के वाले से मैं पूछना चाहता हूँ अब्बास साहब, मसला ये है कि अगर आप ये यकीन दिलाते हैं ग्रुप को कि हम 1 महीने में आपके मसाइल हल कर देंगे, तो इसका मतलब है आप तस्लीम भी कर रहे हैं कि अभी तक आपने उनके मसाइल हल नहीं किए थे। ये क्या नाअहली का खुद एतराफ़ नहीं है उस्मान बुज़दार साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पिछले 3 दिन के टोटल इवेंट्स को फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू करें तो जो तलखी और जो सख्ती इन तमाम दोस्तों की अल्फाज थे और एक वो लाइमलाइट में आने की वजह से वो कैरेड अवे हो गए, तो आज वो गुफ्तगू बहुत शाइस्ता हो चुकी है। क्यों? और इश्यूज जो सेटल हुए आज के दिन में, अगर थोड़ा सा इश्यूज को थोड़ा सा देखने शुरू करें कि परसों जैसे चौहान साहब ने जो गुफ्तगू की थी, आज की चौहान साहब गुफ्तगू और परसों चौहान साहब में बड़ा फर्क नजर आ रहा होगा। और आई एम श्योर कि वो जो उन्होंने सोचा होगा उस पर इनको रिग्रेट्स भी होंगे, क्योंकि हम अगर तहरीक इंसाफ में जिस जगह पे बैठे हैं हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया था, मुझे या चौहान साहब को नहीं दिया था। तो किसी भी हवाले से हमें इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अगर आज जो इश्यूज रिजॉल्व बड़े सिंपल से थे, मैंने परसों भी टॉक शोज पे ये कहा था कि इश्यूज क्या, इंतकामी कार्रवाई कैसे डिफाइन करें कि जी AC ने मेरा फोन नहीं उठाया या DSP फलानी जगह पे पर्चा नहीं दे रहा था। ये छोटे छोटे इश्यूज जो है कि हल्के के इश्यूज होते हैं, इसको अब वो घरों में जब लड़ाई हो
हो जाए ना तो छोटे इश्यूज भी बड़े बड़े नजर आते हैं। तो हुआ ये कि एक मूवमेंट चल रही थी तरीन साहब वाली, उसमें अचानक 2-3 MPs ने उस शाये पे ये गुफ्तगू कर दी कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और AC जो लोकल है वो मेरी बात नहीं सुनना, या DC का ट्रांसफर हो गया या फलाना हो गया तो ये मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। वो बात बढ़ते बढ़ते आज तक पहुंची कि आज जब मुलाकात हुई, अगर मैंने आज नुमान लंगड़ियाल साहब की जो गुफ्तगू सुनी है और जो मैं उनसे समझ पाया हूं, वो ऑब्वियसली ये कह रहे थे कि हमारे इशू रिजॉल्व इशू ये थे कि हमारे जो हल्के के काम थे वो खत्म हो गए। और उसके बाद मैंने 2-4 MPs से और पूछा, मैं क्या आप इस चीज को एंडोर्स करते हैं जो कि चौहान साहब ने परसों गुफ्तगू की थी? तो उन्होंने कहा जी नहीं, नॉट एट ऑल, वो उनका जाती बयानिया था, वो उनका जाती नैरेटिव था, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा तरीन साहब से एक ताल्लुक था, एक हमदर्दी थी, वो तकलीफ में थे, हम सोच रहे थे वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब आई पार्टी लाइन क्रॉस करने की बात, वो रेड लाइन क्रॉस करने की बात, तो हम ये सोच भी नहीं सकते। मैं 3-4 MP ने मुसलसल, आज सुबह मैंने 3 MP से बात की, एक मिनिस्टर से भी बात की, उन्होंने कहा हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम कभी पार्टी लाइन क्रॉस करेंगे। तो इश्यूज छोटे छोटे होते हैं और हमारी जमात, देखिए जब जमातें बड़ी होती है ना, आप इस वक्त अगर देखा जाए, चाहे जिमनी इलेक्शन को अपनी जगह पे रखते हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर तो देखे ना कराची से लेके खैबर तक मामला ये है कि यहाँ तो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर होना शुरू हो गया। पंजाब में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, मरकज में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हो रहा है। अगर आप तो आपको एक दफा ड्रा दिया ना उन्होंने कि ये तो एक ग्रुप है, नून लीग के साथ मिलकर कुछ कर सकता है। असद खान साहब, ये मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो जो पार्लियामेंट्री लीडर का नाम है वो पार्लियामानी लीडर नहीं था, वो राब्ता लीडर था। सईद नवानी साहब को पंजाब में राब्ता लीडर मुकर्रर किया गया कि जिन दोस्तों को कोई इश्यूज हैं पड़े, वो सईद नवानी साहब को बताएंगे, वो इश्यूज को आगे आगे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। और जहां तक पार्लियामेंट्री लीडर राजा रियाज साहब के वाले से बात है, वो तो परसों क्लियर हो गई थी कि नेशनल असेंबली में कोई इनका पार्लियामेंट्री लीडर नहीं, ना कोई दोस्त है, ना कोई राब्ता लीडर है, और वो इश्यूज वहीं पे खत्म हो गए थे। और जो हलफ वाली बात आई थी वो भी खत्म होगी। मेरा सिर्फ आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, जब पार्टीज बड़ी होती हैं, पॉलिटिकल इक्यूमेंट बड़ा होता है, हार जीत मैटर नहीं करती। जब PTI एक बड़ी जमात बनी कि कराची में भी सीटें लेके आ गई, सिंध में भी उसका था, पंजाब में भी, KP में, बलोचिस्तान, गिलगित, कश्मीर में, जब 5-4 सूबों में और बाकी 2 टेरिटरीज में हमारा इतना बड़ा रेन फैलेगा बाकी जमातों के मुकाबले में, तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, आखिरी चीज सर, पार्लियामेंट्री मीटिंग्स जब होती हैं सर हमारी इस्लामाबाद में, जब प्राइम मिनिस्टर साहब से तमाम MNAs या सेनेटर्स मिलते हैं, अगर मैं सिर्फ वो गुफ्तगू बता दूं जिस तरीके से MNAs प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं और जिस तरह खंदा पेशानी से वो उनके जवाब देते हैं, वो एक पॉलिटिकल जमात का एक हमारा जो है ना वो उसको शो करता है कि हमारा जो कल्चर क्रिएट हो रहा है कि हमारे MNAs अपनी ग्रीवेंसेस लेके आते हैं। समझ रहा हूं, लेकिन सर घर में तो ऐसे इश्यूज बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं घर में इश्यू होते रहते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं ये, लेकिन ओवर सिंप्लीफिकेशन लगती है शाह साहब इस तरह से कि परसों तक हम ये देख रहे थे कि धमकियां आ रही थी इस ग्रुप को, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत के अहम तरीन रहनुमाओं की तरफ से कि अगर फाइनेंस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो अपनी सीट से जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। नौबत तो यहां तक आ गई थी, तो वो लग रहा था परसों तक तो कि ये छोटी छोटी बात नहीं है, ये बड़ा मामला है। आज ये छोटी सी बात लग रही है, तब्दीली कैसे आ गई अचानक से? लेकिन मेरा ख्याल है दोनों साइड से रियलाइज़ हुआ है। पहले तो ये जो खान साहब कह रहे थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और बाकी उनके जो शामिल बाजे हो जाते हैं वो भी यही कहे जा रहे थे। किसी ने कह दिया कि जी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, सीट डीसीट हो जाएंगे, किसी ने कहा कि ये थानेदार की मार हैं। ये जो गैर पार्लिमानी रवैया है, गैर सियासी रवैया है, ये बुनियादी है जिसकी वजह से इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। देखें, ये एक हकीकत है कि 22 या 30 MPs इकट्ठे हुए, उन्होंने बाकायदा शिकवा शिकायत की, वो मीडिया के सामने आए, एक ग्रुप के तौर पर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। शिकायतें थोड़ी थीं, बड़ी थीं, ज़ाती थीं, सियासी थीं, ये अलग इशू है। हुकूमत पंजाब, जनाब बुज़दार साहब जो सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, वो माजी में कहा जाता था कि जिसका मुल्तान मजबूत उसका दिल्ली भी मजबूत। जो शख्स, जो हुक्मरान हिंदुस्तान का मुल्तान में शिकस्त खा जाता था, वो दिल्ली का तख्त भी उसके हाथ से निकल जाता था। आज ये हैसियत लाहौर को है, जिसका लाहौर मजबूत है उसी का मरकज़ मजबूत है। पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा इक़्तिदार में आई, लाहौर उसके हाथ में पंजाब ना होने की वजह से रुसवा होकर हुकूमत से निकली और बिल आखिर पंजाब से वो
और कई सूबों से वो फारिग हो गई। ये बात अभी तक हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं और खान साहब हैं वो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि पंजाब उनके हाथ से फिसल रहा है, निकल रहा है। आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें, आप पार्टी वर्कर्स जो हमें 2018 से पहले जो लोग एक्टिव नज़र आते थे उनको आप देख लें। ओन अब्बास साहब ख़ुद चूँकि वर्कर रहे हैं, ये जानते हैं कि वर्कर्स का पंजाब में कोई पुरसान हाल नहीं है कि वो किस की तरफ देखें। अगर ये लोग, ये अरकान असम्बली जो हैं, इनके शिकवे शिकायत पार्लिमानी पार्टी में नहीं सुने, पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो होता होगा ना, वहाँ इनके शिकवे शिकायत क्यों नहीं सुने गए, ये नौबत ग्रुप बनने की क्यों आई, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब की हद तक ही नहीं, मरकज़ की हद तक भी पार्टी के अंदर जो एक लीडर की गिरफ्त होती है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ अफराद हैं जो आपस में गुतम गुता रहते हैं। एक जनाब शाह महमूद साहब का ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन का ग्रुप है, एक जनाब शहजाद अकबर साहब का ग्रुप है, और किसी और का ग्रुप है। नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून में ग्रुपिंग रही है, होती है, बड़ी जमातों में मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, होती है, लेकिन लीडरशिप की गिरफ्त कभी कमज़ोर नहीं होती। यहाँ लीडरशिप की गिरफ्त को मैं एक मिसाल देता हूँ। रियासत मदीना की बात हो रही है, खान साहब रियासत मदीना कहते हैं, इन्हीं के 2-3 वज़ीर ऐसे हैं जो वक्तन फ़वक्तन ऐसे ऐलानात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बयानात जो रियासत मदीना के सरासर नफ़ी होती है, वो यानी निसाब के हवाले से एक निसाब, यकसा निसाब की बात कर रहे हैं, इनके वज़ीर जो है उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ये गिरफ्त नहीं है जिसकी वजह से ये कबाहतें पैदा होती हैं। आप मुस्लिम लीग नून में, जिसको आपने नैब में, FIA में, एंटी करप्शन में, केसेस में उलझाया हुआ है, उसके कितने MP आप तोड़ सके, उनका ग्रुप आप बना सके हैं? सही है, आप नहीं बना सके, लेकिन आपका ग्रुप बन गया। वैसे शाह साहब, ये तो नहीं आपको लगता कि जहांगीर तरीन साहब भी ऐसा महसूस होता है कि इस ग्रुप के, अपने ही ग्रुप के हाथों इस्तेमाल हो गए हैं? यानी ये ग्रुप जहांगीर तरीन का नाम इस्तेमाल करके वो जो परसों प्रेशर डाल रहा था, आज उस्मान बुज़दार की माला जब मैं ये समझता हूँ, मेरी इत्तलात भी ये हैं और मेरी असेसमेंट ये है कि ये आज जो कुछ हुआ है, ये 2 दिन की जो कदो काविश हुई है, बिहाइंड द सीन जो कोशिशें हुई हैं, उसका नतीजा है पार्टी के लोगों की तरफ से, पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है कि ब्लैकमेल नहीं होंगे, ब्लैकमेल हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि ये मामला ख़त्म हो गया है। मैं इसको इस तरह नहीं समझ रहा। सही, अगर आप समझते हैं कि महीना खत्म होगा और उसके बाद दोबारा ये मामला ये 15 दिन में भी हो सकता है, 1.5 महीने में भी हो सकता है, क्योंकि जब तक बोन ऑफ कंटेंशन जो पंजाब में मौजूद है और जो उस्मान बुज़दार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो 2-3 मुशीर हैं जो खान साहब को अभी कभी रिंग रोड में फंसा देते हैं, कभी शुगर के इशू में, कभी गंदम के इशू में फंसा देते हैं, वो अगर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं और यहाँ वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अमन। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके देखते हैं चौधरी निसार साहब का क्या मामला है, क्यों, कहाँ से निकल आए हैं, कहाँ से आके अब अपना हल्फ उठा रहे हैं, क्या सिर्फ अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं या फिर इनको कोई अहम जिम्मेदारी मिल रही है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ मुझे, औरिया साहब, 2 चीज़ें बल्कि मैं इकट्ठी आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो ये बताइए कि नून लीग के पास एक ज़ाहिर सियासी तौर पर एक ऑप्शन है कि वो ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसकी हिमायत हासिल करके पंजाब में अपनी अक्सरियत ला सकता है, लेकिन नून लीग इस ऑप्शन पर सोच भी नहीं रही। आपके ख्याल में क्यों? और दूसरा वही चौधरी निसार वाला जो सवाल मैं छोड़ कर गया था कि चौधरी निसार साहब जो है वो सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए हल्फ उठा रहे हैं, अगर उठा रहे हैं तो, या फिर वाकई किसी जिम्मेदारी पर आ रहे हैं? देखिए, ये पूरे का पूरा ग्रुप है ना जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है, इस ग्रुप को ज़रा सा गुज़श्ता तकरीबन 4-1 साल पहले से देखिएगा कि ये कैसे इकट्ठा हुआ और किस नाम से इकट्ठा हुआ और फिर उसके बाद कैसे ये साथ चला। आप खुद सोचें कि बेसिकली एक सराइकी के सूबे की एक मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट को फिर बाद में बाकायदा इकट्ठे होके ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। तहरीक इंसाफ की जो बेसिकली आइडियोलॉजिकल बेस है ना, वो बहुत कमज़ोर है। बाकी देखिए, हर पार्ट, अब तो हर
हर पार्टी की कमज़ोर हो चुकी हुई है आइडियोलॉजी का। जो उन्होंने इरशाद आरफ से सही बात की कि उसमें ना चूचू का मुरब्बे बहुत शामिल हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आती। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप किसी तौर पर भी उस वक्त तक शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात क्या गुफ्तगू करना भी शायद ना चाहे कि जब तक कोई उनको अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ें बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बात हवाएं जो है इस तरफ से शुमाल से जनूब की तरफ चलना शुरू हो गई हैं, या जनूब से शुमाल की तरफ चलना शुरू हो गई। तो ये तो उनको शहबाज शरीफ को भी पता है। असल में शहबाज शरीफ साहब जो है ना, बेसिकली उनको ख़ानदान के अंदर और वो जो कहते हैं खेश खुसरवा दानन और हुक्मरानी के अंदर थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप एक सियासत चल रहे हो तो आप उसमें रुथलेस ना हो। ये जो कितना बड़ा नाम है शाहजहां, जिसको हम कहते हैं मुमताज महल का ताजमहल बनाने वाला, अपने हाथों से उसने सारे भाई कत्ल किए थे। ये जहांगीर, जिसको मैं उसको अनारकली के साथ बताते हैं, उसने खुसरो उसकी आंखों में खुद सलाखें फेरी थी जब, और कामरान की बारादरी से लेके लाहौर के किले तक सारे के सारे अपने भाई के उसको लोगों की उनने लाशें लटका दी थी। अकबर के साथ खुद लड़ाई की थी। ये जो चीजें हैं ना, ये इनको फैसले करने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक इसी बात पे डामाडोल रहते हैं कि उन्हें किस सियासत में क्या को आगे लेके चलना है, और उसी सियासत में वो खराब होते हैं। अब निसार अली खान की आमद जो है ना, वो निसार अली खान की आमद जो है वो खास तौर पे लाई गई है सिर्फ इसलिए कि दिखाया जाए कि किसी वक्त जो है ना हमारे पास भी एक अल्टरनेटिव कैंडिडेट के तौर पे हो सकता है। क्योंकि अगर एक बात याद रखें, अगर शहबाज शरीफ साहब किसी भी वक्त अपने भाई को बेशक मना के रास्ता अलहदा करते हैं तो उन्हें कोई ना कोई जरूरत पड़ेगी पंजाब के अंदर स्ट्रांग आदमी की, और वो यकीन स्ट्रांग आदमी जो हैं वो चौधरी परवेज लाई नहीं है। उनके लिए कोई और आदमी चाहिए, और ऐसा आदमी चाहिए कि जो ट्रस्टवर्दी हो उनके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उनके लिए रास्ता हमवार करेंगे। तो असल मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो पंजाब की सियासत है अगले 5-6 महीने बहुत चौधरी साहब का आप जोग्राफिया देख लें, आप जितने किलोमीटर नजदीक उनके रेडियस में जो चीजें आती हैं उससे आपको खुद पता चल जाएगा। एक प्रकार लें और रेडियस में दायरा लगाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। रायवन तो थोड़ा दूर पड़ता है। सही है जी। शाह साहब, चौधरी निसार साहब की क्या असाइनमेंट आप देखते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें जहन में रखें। नंबर 1 तो ये है कि इस वक्त पंजाब में जो भी हालात हैं, बुज़दार साहब इमरान ख़ान से ज़्यादा वारा खाते हैं जनाब नवाज शरीफ को, जनाब शहबाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को, क्योंकि नॉन गवर्नेंस और नॉन डिलीवरेंस और नॉन परफॉर्मेंस जो है वो उनके हक़ में है। कि एक बुज़दार साहब ने मेहरबानी ये की है, जो इमरान ख़ान का रोमांस था वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर रहे हैं, और ख़ान साहब को बार बार तारीफ़ें भी इसीलिए करनी पड़ती हैं, वरना नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ़ें क्यों नहीं करते थे। वो उनके भाई भी थे, उनका पंजाब गढ़ भी था और सारा कुछ, वज़ीर आला भी थे, सदर भी थे पंजाब मुस्लिम लीग के। उनको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो काम कर रहे थे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके लिए एक स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थे पंजाब में। अच्छा, इसलिए नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, ये ज़रदारी साहब से उनका इख्तलाफ भी यही है, इसी बात पे है कि जनाब वाला जब हालात ख़ुद ब खुद हमारे हक़ में साजगार जा रहे हैं तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें जिसके नतीजे में इमरान ख़ान साहब कोई अच्छा आदमी यहाँ ऐसा लाएं जो अगले 2 साल में काम करके हमारे रास्ते बंद कर दे। यानी आप इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि 2.5 साल, पौने 3 साल पहले जहाँ मुस्लिम लीग खड़ी थी आज वहाँ से बेहतर हालत में है वो। यानी तमाम तर मुकदमात के बावजूद, गिरफ़्तारियों के बावजूद, नज़रबंदियों के बावजूद वो बेहतर हालत में है। और जहाँ तहरीक इंसाफ खड़ी थी जी, उससे वो बेहतर हालत में, क्या उस हालत में भी नहीं है। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? पंजाब की क़यादत है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास वसाइल हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर ये कबल अज़ वक्त होता है तो एक तो ये होगा कि शायद अच्छा आदमी वो ला के, दूसरा ये होगा कि मज़लूमियत का वोट इमरान ख़ान को चला जाएगा कि हमने उनकी यहाँ पंजाब में हुकूमत नहीं चलने दी। ये तो है उनका नुक्ता नज़र।
लेकिन शहबाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र और जो बाकी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं पंजाब के या मरकज़ के, उनका नुक्ता नज़र ये है कि सारी जो मेहनत थी, एक तो डबो दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने मेहनत की थी, हालात पैदा की थे। शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है तो उसके बाद आगे चल के हमारे ख़ानदान का हमारे झोली में आगे रहेगा। ना ये नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो ये भी हो सकता है कि हमें हमारे हाथ बिल्कुल अब तो कुछ न कुछ आ सकता है, बिल्कुल ना आए, अच्छा कोई और सूरत हाल हो जाए, वो इम्कान भी मौजूद है। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो निसार अली खान साहब जो आ रहे हैं हल्फ उठाने के लिए, वो एक तो उनकी मजबूरी है कि जो बिल आ रही है गवर्नमेंट, जिसके नतीजे में 60 दिन तक जो शख्स हल्फ नहीं उठाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डी-सीट हो जाएगा, तो एक तो वो उससे बचना चाहते हैं। नए इलेक्शन वो अफोर्ड नहीं करते अपने हलके में, इसलिए उनके साहबजादे जो हैं वो जो हैं अमेरिकन नेशनल है, वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, और अगर ये लड़ते हैं और मुस्लिम लीग नून वहाँ ज़ोर लगाती है तो सूरत हाल इनके लिए परेशान कौन हो सकती है, क्योंकि वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की बजाय अब मुस्लिम लीग नून की वहाँ पोजीशन मजबूत है। उनका जो मैंने सुना है, जो निजी महफिलों में बात करते हैं जी, लेकिन सिर्फ एक सीट के लिए वो नहीं आ रहे। आप उस ज़रा सिनेरियो को देखें जब भुट्टो साहब की यहाँ हुकूमत अचानक गिर गई थी जी, और पीपल्स पार्टी जो कि अक्सरियती पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, वो इस पोजीशन में नहीं रही थी कि वो मखदूम अल्ताफ़ साहब को अपना वज़ीर आला बना सके, और मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर जो नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग थी वो भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपने तौर पर हुकूमत बना सके। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट आया था जो था तो मुस्लिम लीग का, लेकिन काबिल कबूल वो था बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए भी, बिल्कुल सही, वो थे जनाब आरिफ नकई साहब। जी। अगर ऐसी कोई फ़ज़ा बन जाती है, ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जहांगीर खान तरीन का ग्रुप भी और इत्तेहादी जो हैं, जो नाराज़ हैं या गैर मुतमैन हैं मौजूदा हुकूमत से, इमरान खान साहब से, वफाकी हुकूमत से, वो ला ताल्लुक़ हो जाते हैं और हुकूमत गिर जाती है, तो और मुस्लिम तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं रहती, ठीक है, मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो उस सूरत में एक ऐसा शख्स जो इस वक्त आज़ाद है, उसका माजी वाबस्ता है मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग में उसकी फॉलोइंग है, उसका एक ग्रुप मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब उसको पसंद करते हैं, और जिस रेडियस की बात कर रहे थे जनाब औरिया मकबूल जान साहब, उस रेडियस में भी उनकी कबूलियत है, मकबूलियत नासी कबूलियत मौजूद है, और इमरान खान साहब के भी वो लंगोटिए दोस्त रहे हैं सियासत में आने से पहले, एच.एस. सोनियन हैं, सही है, तो क्या ऐसा किरदार निसार अली खान साहब को मिल सकता है, ये हम मुस्तकबिल में मैं अब ऑन अब्बास साहब, आप ये तबसरे जो है वो चौधरी निसार साहब के हवाले से, औरिया साहब का भी आपने सुना और इरशाद साहब का भी, आप इससे कितना इत्तफाक करते हैं, और आप चौधरी निसार साहब की आमद को ख़ास जाविये से देखते हैं क्या? इरशाद आरिफ साहब ने फरमाया कि शायद गवर्नमेंट पे इमरान खान साहब का या पार्टी के ऊपर उनकी पूरी गिरफ्त नहीं है। मैं शायद इनकी बात से एग्री कर लूँ कि इमरान खान साहब वो टिपिकल किस्म की जो सियासत होती है ना सर, मार धाड़ की और कन्वेंशनल, जो कि पिछले 30 साल से पंजाब ने बिलखसूस तौर पे देखी है, वो उस तरह नहीं हो सकते कि 4 MNAs को बुला लिया और उन्होंने कहा जी हमारा तहसील को ज़िले का दर्जा दे दो, ज़िला बना दिया, हमारी मर्जी का DPO लगा लो, DCA लगा दो, 10 अरब के बजट दे दो, सुई गैस कनेक्शन। इस किस्म की पॉलिटिक्स वाकई खान साहब शायद नहीं कर पाए, और जिस वजह से शायद वो इतने मकबूल ना हो जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने फरमाया। लेकिन जिस किस्म की सियासत करते हैं वो शायद उसको समझने के लिए उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज 12वां साल है और मैं 1-2 चीज़ें ऐसी नोट कराता हूँ कि वो जो आइडियोलॉजी की या नज़रियात की जो सियासत है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, शायद पाकिस्तान में कोई सियासतदान कर नहीं सकता। मैं जब चेयरमैन बैतुल माल था तो मैंने एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया कि सर ये जो पनाह गाहें हैं या कोई भूखा न सोए का प्रोजेक्ट है, उसमें ये मुझे मुश्किलात आ रही हैं, और टाइम फ्रेम जो आपने मुझे दिया है 22 दिन का या 23 दिन का, इसमें मुश्किल हो जाएगी। तो वापसी में मैसेज ये था कि देखिए याद रखना, ना सिर्फ तुम इस जिंदगी में बल्कि अपनी आने वाली जो जिंदगी है तुम्हारी, जो अगले जहान में, उसमें तुम एक लेगेसी बिल्ड करने जा रहे हो। अपने आप को, इस टारगेट को उस हिसाब से देख के चलो।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे और फ़लस्तीन के हवाले से वो बात कर रहे थे। मैं फ़लस्तीन के मौजू पर आने से पहले ज़रा बात मुकम्मल कर लें। और अब्बास साहब बात कर रहे थे, चौधरी निसार साहब के हवाले से बात रह गई थी। एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा सर, फिर मैं आता हूँ ज़रा प्राइम मिनिस्टर ने जो फ़लस्तीन के हवाले से बात की है सर। तो बस मेरा आखिरी पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की जो वो ये टिपिकल कन्वेंशनल पंजाब की पॉलिटिक्स, उस वजह से इरशाद साहब का शायद तजिया दुरुस्त हो, लेकिन वो एक आइडियोलॉजी और रेवोल्यूशन सियासत की तरफ जा रहा है। जहां तक चौधरी निसार साहब की बात है, देखें वो एक लोकल पॉलिटिशियन का इशू है कि अगर वो सीट छोड़ते हैं तो कोई और आ जाएगा। इस पूरे इशू को राय का पहाड़ मेरे ख्याल नहीं बनना चाहिए। अब जैसे शहबाज शरीफ साहब ने एक ज़ोराने का प्लान किया मोस्ट प्रॉब्ली 24 मई को, अब वो जो ज़ोराना, उस हवाले से कई दोस्त कह रहे हैं कि जी शायद कोई पीडीएम में एक नई तहरीक चलने वाली है। मैं तो बल्कि लोगों से ये कह रहा हूँ, क्या ये डिफाइन हो गया कि शहबाज शरीफ के इस ज़ोराने में मरियम बीबी आएंगे या नहीं आएंगे? पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने आना है या नहीं आना? क्योंकि ये छोटे वन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं तो लोग उसको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, अपनी जगह पे हर एक सिंगल इवेंट्स हो रहे हैं। और मैं तो समझता हूं, अगर आपने आज अभी ट्वीट देखा हो असद उमर का और हमाद अजहर साहब का, कि आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो फिगर्स रिलीज किए हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी 3.9% जीडीपी ग्रोथ, जो कि हमने कभी नहीं देखा इस पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले कम से कम 7 साल के बाद, इस कोविड के बावजूद एक बड़ी खुशाइंद फिगर्स हैं। गवर्नमेंट बहुत मजबूत खड़ी है और किसी के सीट में ओहदा हल्फ उठाने से या ना उठाने से, किसी को ज़राने देने से ना देने से, तरीन साहब का ग्रुप बनने से गवर्नमेंट बहुत कोई मतलब डेट्रीमेंटल इश्यूज नहीं है। हम अपनी जगह स्टेबल खड़े हैं और बाकी फ़लस्तीन का इशू अपनी जगह पे है जी, वो फिर आप जी। और ये साहब सर, ये फ़लस्तीन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं एक चेंज देख रहा हूँ। कल शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे एक CNN पे इंटरव्यू देते हुए कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और इस पर वो अफसोस का इजहार करते हैं और कहते हैं कंट्रोल्ड है ये मीडिया। और आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि खासतौर पर वो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि अब मुतफर्रिक आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो कैसे देखते हैं और ये साहब आप इसको? देखिए, सोशल मीडिया ने रोल तो प्ले किया है, ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसराइल की जो सपोर्ट है वो अमेरिका की तरफ से है और अमेरिका को ये सपोर्ट जो है ये 1920 से शुरू हुई है, जब पहली दफ़ा उन्होंने नवंबर के अंदर कांग्रेस ने जॉइंट सेशन ने ये आर्टिकल पास किया था कि हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और वो कहते थे कि इसराइल की सिक्योरिटी जो है ये अमेरिका की प्राइम इंपॉर्टेंस है। वो तो उससे नहीं निकल सके। उसके बाद यह है कि उनके सारे बयानात, लीडर, सोशल मीडिया, क्या इमरान खान साहब को याद नहीं है कि इराक वॉर से पहले 78 हेडक्वार्टर्स के अंदर इतने बड़े बड़े मिलियंस के जुलूस निकले थे। मसला यह नहीं है कि अवाम के ओपिनियन को कौन सुनता है वहां पर, ये बिल्कुल झूठ की बात है। टोनी, आप 6 साल बाद 14 लाख बंदे मार के और उसको माफी मांग लेते हैं कि हमने तो झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, हमने तो झूठ बोला था कि अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक है उसका, सद्दाम हुसैन का, और 14 लाख बंदा मार। इस वक्त जो एस्टिमेट्स है ना अमेरिकन के, वो ये है कि 14 लाख बंदा इराक में मारा जा चुका है। तो फलस्तीनी बेचारों के बारे में ये बात छोड़ दें, ये होप्स जो है ना ये नहीं है। ये अभी इन्होंने टीजर के तौर पर, मैं याद रखें मेरी बात, ये टीजर के तौर पर देखा है कि मुस्लिम उम्मा कितना रिएक्ट करती है इस मामले के अंदर, और उन्होंने दोबारा आना है। आप पीछे देखें ना, हर 3 साल के बाद गजा को वो देखते हैं कि कितने नौजवान बन गए और गजा को तबाह बर्बाद कर देते हैं और गजा फिर बेचारा उसके लड़ाई यहां होती है, तबाह गजा हो जाता है। ये असल मसला ये है कि दोबारा उठना है, कोई होप दिलाने की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल सही है। इरशाद साहब, कैसे आप देखते हैं कौन जीता इसमें? देखें, बिल्कुल इसराइल, फ़िलहाल तो इसराइल हावी है। कोई एक मुसलमान मुल्क जिसने उसको तस्लीम किया हुआ है, किसी ने ये कहा कि अगर आप बाज ना आए तो हम ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे। किसी एक मुल्क ने ये ऐलान किया पाकिस्तान के सिवा कि जनाब वाला हम आपको अब किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे और आप एक जायज़ रियासत नहीं हैं। तो अगर कोई बुनियादी तब्दीली ख़ुद मुसलमानों में नहीं आई तो यूरोप में क्यों आ जाएगी और अमेरिका में क्यों आ जाएगी? सोशल मीडिया जो है, इससे ये तवक्को करना मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। खामखा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब तक मुसलमान ताकतवर नहीं होते, जब तक ताकत हासिल नहीं करते, ख़ुद हाथ से रोकने की सलाहियत पैदा नहीं करते इसराइल को, कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए
ना किसी यूरोपीय मुल्क से और ना किसी अमेरिका से, ना वहाँ की रायमा से, ना वहाँ के मीडिया से। सही, तो आप प्राइम मिनिस्टर से इत्तेफाक नहीं करते कि ये आवाज़ें नहीं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी बेहतरीन है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन ये तवक्को लगाना मैं समझता हूँ ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद औरिया, मकबूल जान साहब और सेनेटर ऑनर अब्बास भट्टी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।